हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के मटेरियल होम्योपैथिक सिम्टम ग्रेफाइटिस 30 या 200 या 1000 नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चमड़ी पर दाने निकल आते हैं और उनसे शहद जैसा गाढ़ा रस निकलता है। शरीर में श्लेष्मिक द्वारों के उधर रोग उभर आते हैं। पलकें प्रदाह और व्रणों से भर उठती है। कान से स्राव होता है। कान के पीछे पानीदार दाने निकल आते हैं। मुंह के कोने फट जाते हैं। गुदा के द्वार में फुंसियाँ निकल आती हैं और घाव फट जाते हैं तथा खुजली होती है। रोगी के नाखून मोटे हो जाते हैं और टूट टूट कर उनकी शक्ल बिगड़ जाती। रोगी को कब्ज की शिकायत भी रहती है। मल की गांठें बन जाती और मल के बड़े बड़े थक्के श्लेष्मा के सूत्रों में लिपटे रहते हैं। रोगी को दस्त लगते हैं और दस्त पतले होते हैं। उनका रंग भूरा होता है और उनमें बिना पची हुई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दस्त में बदबू भी बहुत होता है। रोगी दुखित और निराश रहता है, रोता रहता है और हमेशा मरने की सोचता रहता है। मोटे व्यक्तियों के लिए, विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जिनका मासिक धर्म देर से होता है, यह दवा विशेष उपयोगी। रोगी को शोर शराबे में भी भली प्रकार सुनाई पड़ता है तथा रोगी में सवारी करने पर गाड़ी की धड़धड़ की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई पड़ती। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसके कपाल में मकड़ी का जाला सा फैल गया और इस एहसास के कारण वह हमेशा अपना सिर झटका करता ताकि यह कल्पित जाला निकल जाए। अनेक चर्म रोगों में भी इस दवा के लक्षण नज़र आते हैं। होयने ने लिखा है, दोनों दानों से शहद की तरह गाढ़ा रस बहता है और ये दाने शरीर के किसी भी भाग में निकल सकते हैं। कान का पिछला भाग, सिर, चेहरा, जननेंद्री तथा पलकें इस प्रकार के दानों से विशेष रूप से प्रभावित होती। मैंने एक बार ऐसे रोगी का इलाज किया था जिसे 20 वर्षों से टांगों पर एक्जिमा था। वह एक वृद्धा स्थूलकाय महिला थी और स्थूलकाय व्यक्तियों के लिए यह दवा विशेष लाभदायक उपयोगी रहती। एक्जिमा में लाइकोपोडियम 200, सोराइना में 1000 या 10,000 नंबर, कास्टिका में 1000 या 10,000 नंबर देने से लाभ होता है। उक्त वृद्धा रोगिणी के पैर के तलवों में जलन हुआ करती थी। इस लक्षण के आधार पर मैंने उसे सल्फर सीएम की एक खुराक दी। 2 सप्ताह के अंदर ही उसका सारा शरीर दानों से भर गया जिनसे गोंद की तरह तरल पदार्थ बहता था। इसके लिए मैंने उसे सीएम क्रम में ग्रेफाइटिस की एक मात्रा दी जिससे रोगी को आराम होना प्रारंभ हो गया। उसके घावों के साथ ही पुराना एक्जिमा रोग भी दूर हो गया तथा उसकी त्वचा बालकों की तरह चिकनी निकल आई। कई बार विसर्प भी ऐसा ही रूप धारण कर लेता है और बार बार ऐसा होता है। कई बार विसर्प भी ऐसा ही रूप धारण कर लेता है और बार बार ऐसा होता है। अनुमान बार बार होने के इस लक्षण के आधार पर ही चिकित्सक आसानी से अनुमान लगा लेता है कि रोगी निश्चय ही किसी न सीमा तक सोरा दोष से ग्रस्त है तथा
इस सोरा दोष को सल्फर ही बाहर निकाल सकता है, लेकिन यहीं पर वह भूल कर बैठता। ऐसी भूल जो होशियार चिकित्सक को नहीं करनी चाहिए। सल्फर ही एकमात्र सोरा दोष नष्ट करने वाली दवा नहीं। चुनी हुई दवा के लाभ न होने पर चिकित्सक को तुरंत सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सल्फर ही एक ऐसी औषधि नहीं है जो सोरा दोष को नष्ट करने में समर्थ हो। ऐसी अवस्था में जहाँ ग्रेफाइटिस के लक्षण मौजूद हों वहाँ सल्फर का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि कालेंटिना और डिप्थीरिया की तरह सोरा दोष में भी उस समय तक सल्फर का प्रयोग नहीं होना चाहिए जब तक कि शेष सभी लक्षण न मिल जाए। सोरा दोष नष्ट करने वाली प्रमुख दवाओं में ग्रेफाइटिस की भी गणना होती। लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर, सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर, कास्टिकम 1000 या 10,000 नंबर में भी यही गुण पाया जाता है। अन्य दवाओं की भांति इन दवाओं के प्रयोग के बारे में अंतिम निर्णय औषधि के अन्य लक्षणों को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। ग्रेफाइटिस में सोरा दोष को नष्ट करने की कितनी अधिक क्षमता है, इसका एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत है। सोरा एक्जिमा 3 वर्ष का एक शिशु एक्जिमा से ग्रस्त था। एलोपैथिक चिकित्सकों ने उनके मलहमों का प्रयोग कर ऊपर से उसका एक्जिमा ठीक कर दिया, लेकिन ठीक होने के बाद भी उसे एक प्रकार की और एक भयंकर बीमारी छोटी बड़ी आंतों का प्रदाह हो गया। इस रोग में एलोपैथिक दवाओं ने कोई असर नहीं दिखाया और डॉक्टरों ने बालक को आंतों का क्षय रोग बताकर उसे यह कह दिया कि यह ठीक नहीं हो सकता। अंत में उसके माँ बाप ने यह समझकर मुझे बुला भेजा। यदि मेरी दवा से लाभ नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। मैंने बालक की शारीरिक परीक्षा की और पाया कि वह बहुत दुबला और कमज़ोर हो गया है। उसे भूख भी बिल्कुल नहीं लगती तथा वह